नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है और हम फिर से हाजिर हैं आपको ऐसी खबरें बताने के लिए और सीधी सरल आसान भाषा में समझाने के लिए जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए, और ऐसी खबरों को समझना चाहिए। ये आपकी जेब से सीधी जुड़ी हुई खबरें हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर कोरोना से शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये आंकड़ा जो है ना, ये भयावह रूप लेता जा रहा है। 50,000 फ्रेश केसेस क्रॉस रिकॉर्ड 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन संडे। कल 50,000 आंकड़ा पार कर गया, यानी कि 2 दिन में 1 लाख, और हम 13.5 लाख से ऊपर चले गए। इस महीने के ख़त्म होते होते 16 लाख तक ना पहुंच जाएं, ये एक बड़ा खतरा है। और इसमें खबर क्या है? बिहार, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका फेस रिस्क ऑफ बिकमिंग हॉटस्पॉट्स। अभी तक जो हॉटस्पॉट्स थे वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, अब ये बदल रहा है। अब इसका स्प्रेड, संक्रमण फैल रहा है। बिहार, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका अब नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। हाँ, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही चिंताजनक हैं। और अब हम 50,000 केसेस सिंगल डे में, तो बिल्कुल ठीक बात है कि अब जो ये रेशियो जो है, जिस तरह से, जिस स्पीड से कोविड बढ़ रहा है, बहुत चिंताजनक है। और अब जो नए हॉटस्पॉट, नई स्टेट्स की बात हो रही है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और इसमें एक और चिंताजनक बात जो है वो ये है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट, खासकर बिहार की जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनकी जो तैयारी, उनकी जो इस समय कैपेसिटी है, हेल्थ कैपेसिटी टू फाइट कोविड, वो भी मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ इमीडिएट इंटरवेंशन भारत सरकार की तरफ से, उनकी जो हेल्थ कैपेसिटीज हैं उनको बहुत है, उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी प्लस उनकी जो हॉस्पिटल बेड, उस तरह के जो संसाधन है, वो मुझे लगता है इन स्टेट्स के पास, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल, ये काफी चिंताजनक है। और यहाँ पर डबलिंग रेट की अगर सिद्धार्थ बात करें, देखिए बिहार में 15 दिन में डबल होने लगे हैं अब केसेस। तो बिहार अभी भी थोड़ी हालत काबू में दिख रही है। वहाँ पर अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं तो जर्जर हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी 15 दिनों में डबल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 8.5 दिनों में, आंध्रा में 6.25 दिनों में, और कर्नाटक में 5.5 दिनों में डबलिंग हो रही है। हाँ, तो ये मतलब बहुत चिंताजनक है और ये बहुत तेजी से बदलता है। ये जो इसका जो कोविड का स्प्रेड का जो रेट है, हम देखते हैं कि मतलब अभी आप असम भी देख लीजिए, इससे पहले तो वहां पे भी बहुत तेजी से स्प्रेड आया। कर्नाटका शुरू में बिल्कुल नहीं था, कोविड केसेस बिल्कुल नहीं थे, वहां नॉर्मल लाइफ थी बैंगलोर वगैरह में। लेकिन और इसमें एक और चिंताजनक बात है कि जो अब ये हिंटरलैंड, जो रूरल एरियाज में जा रहा है, तो इससे हो सकता है कि जो हमारा रूरल सोसाइटी इकोनॉमी है, उस पर भी इम्पैक्ट दिखे। अभी तो अर्बन इम्पैक्ट तो था ही, और अर्बन इम्पैक्ट में भी अभी भी हम देख लें कि महाराष्ट्र वगैरह में बिल्कुल भी कोविड जो है अभी कम नहीं हुआ है। दिल्ली में जरूर रेट कम हुआ है, लेकिन होता क्या है कि जहां कम होता है वहां थोड़ी लापरवाही आ जाती है, या हम नॉर्मल लाइफ सेटिल करने लगते हैं, जो कि कोशिश भी हो रही है। तो उससे भी मुझे लगता है कि ये जो है कोविड का जो प्रकोप है वो रुक नहीं रहा। अब आशा की किरण जो मुझे लगती है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि वैक्सीन अगर आती है इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक, तभी हमें लगता है कि कुछ हम इसको जो है मजबूती से इससे लड़ पाएंगे। और लोगों को ऐसा लगता है कि अब टेस्टिंग ज़्यादा होने लगी है तो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। ऐसा भी नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, रैपिड राइज इन कोविड केसेस नॉट जस्ट ड्यू टू इंक्रीज टेस्टिंग। अब जो इस खबर को इन्होंने समझाया है कि भाई टेस्टिंग बढ़ रही है तो कितनी तादाद में आपके केसेस, पॉजिटिव केसेस भी बढ़ सकते हैं। उससे भी 60% ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में उससे भी 30% ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि भाई टेस्टिंग बढ़ गई है तो केस बढ़ रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। ये तो बहुत ही मतलब ये तो एक सरकार का जो इस पूरी सिचुएशन को प्रेजेंट करने का तरीका है,
जब दिल्ली में भी स्पर्ट आ रहा था तो हमने इसको इसी रीजन से हमने बोला कि साहब हमने चूंकि टेस्टिंग बढ़ा दी है, या किसी भी अन्य स्टेट में जैसे यूपी में भी केसेज अब बढ़ रहे हैं, तो यही मतलब रीजन यही दिया जाता है कि टेस्टिंग बढ़े नहीं। अच्छा, मैं मान लेता हूँ टेस्टिंग बढ़ गई, अरे साहब टेस्टिंग बढ़ने के बाद भी केसेज आ रहे हैं ना, तो कोविड स्प्रेड हो रहा है इसीलिए आ रहे हैं ना। आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका काम भी है ना टेस्टिंग करना, और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना, ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। तो इस समय जो ध्यान देने वाली बात है, मतलब आप सरकार को भी ये नहीं कहना चाहिए कि टेस्टिंग हम कर रहे हैं ज्यादा इसलिए केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अरे आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो सके, और जितने जल्दी कोविड में जो कहा जाता है कि जितने जल्दी आपको इलाज मिलने लगे उतना जल्दी रिकवरी हो जाती है, चांसेस ऑफ रिकवरी उतनी ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये रीजनिंग भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है वो शायद इसी की तरफ उसका इशारा भी है। और यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था के नज़रिए से चिंताजनक बात क्या है, पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली जो मैंने कहा ये हॉटस्पॉट्स थे, अब कर्नाटक, आंध्रा ये हॉटस्पॉट्स बनने लगे हैं, ये भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं। ये सारे इलाके, इन राज्यों की अगर हम बात करें, लगभग 70% जो हमारी जीडीपी है, हमारी जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, इन राज्यों में केंद्रित है। गुजरात को भी अगर हम जोड़ लें, कर्नाटक अब 90,000 पर, आंध्रा 88,000 पर। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंताजनक बात है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य कंसर्न नहीं है, ये एक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह गई। आप जो बात कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो हेल्थ की वजह से स्ट्रेस चल रहा है इकोनॉमी का, साथ ही साथ इससे जो दूसरा पहलू है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो आपने अभी कहा कि तकरीबन 70% अर्थव्यवस्था जो है वो केंद्रित है इन 3, 4, 5 राज्यों में। तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं। और इसके साथ साथ क्या है कि जो सप्लाई चेन है, आपने सामान बना भी दिया, या सामान बनाने के लिए कुछ आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो दूसरी जगह से आ रहा है। तो ये पूरा जो एक सप्लाई चेन है या जो पूरा सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है, मतलब अब इसको हम ब्रेकअप करके नहीं देख सकते हैं। तो यही कारण है कि ये जो इकोनॉमिक जो ब्रेकडाउन है, या जो हमने अनलॉक भी किया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं शुरुआत में जरूर इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्पर्ट आया था क्योंकि सब कुछ बंद था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि एक बार खुला उसके बाद फिर बंद, फिर कहीं स्टेट वाइज लॉकडाउन आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत चिंताजनक है, और इससे एक बात साफ लगती है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो अभी जल्दी नहीं होने वाला है। और जो आपने मिनी लॉकडाउन्स की बात की, उससे जुड़ी एक खबर है, बड़ा अहम बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। वीकेंड लॉकडाउन्स डू नॉट वर्क, नो सच प्लान्स इन हरियाणा। मतलब एक मुख्यमंत्री खुलकर अब ये कह रहे हैं कि देखिए, ये 2 दिन का लॉकडाउन, वीकेंड पे लॉकडाउन कर दिया, बीच में कहीं लॉकडाउन कर दिया, ऐसे काम नहीं चलता है, इसका कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन करो तो या तो लंबा करो, वरना तरीके से आप जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे सुनियोजित करो, उसे सुचारू रूप से चलाओ। अब एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को या ममता बनर्जी को या उद्धव ठाकरे को कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप कर रहे हैं। देखिए संदीप, ये इतना बड़ा विरोधाभास है। देखिए, शुरुआत हुई लॉकडाउन की ये कह के कि इसका बेसिक जो मकसद था वो ये कहा गया था कि हम अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड, हेल्थ फैसिलिटीज को अपग्रेड कर लें, अपने आप की तैयारी कर लें, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर दें। तो ये सब चीजें कह के जो है लॉकडाउन शुरू हुआ। अब उसका होते होते संदीप क्या है कि अब आपने इसको राज्यों को भी फ्रीडम दे दिया कि भाई हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन कर ले। तो किसी ने वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, ममता बनर्जी ने तो एक बीच के दिन में भी लॉकडाउन किया है, शायद बुधवार भी बंगाल में जो है लॉकडाउन होता है। तो कहने का मतलब है संदीप कि कोई भी सुनियोजित या कोई भी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, ना तो विद इन स्टेट, ना भारत सरकार और राज्यों के बीच में। आप कहीं भी जाएं, हो सकता है आप किसी काम से किसी जगह चले जाएं, सडनली आपको पता लगेगा कि वहां लॉकडाउन हो गया। अच्छा, ये स्थिति केवल मैं कहूं कि हम लोगों के यहाँ हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है। कल मैं देख रहा था कि इंग्लैंड में जो स्पेन से उनके यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, उनको ने सडनली उनके ऊपर 15 दिन या कुछ समय का क्वारंटाइन लगा दिया। तो ये सडन जो डिसीजंस हैं
अच्छा, दूसरा क्या है कि इन 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 जो भी डिसीजंस हैं, इनके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक ऐसा सिंगल विंडो नहीं है जहां पे आप जाएं और इन इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लें कि आप किस स्टेट में क्या स्थिति है, आपका होम क्वारंटाइन है कि हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होना है, या लॉकडाउन के जो रूल्स हैं, नियम है, वो क्या है। तो ये आप जो बात कह रहे हैं, तो हर आदमी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, हर राज्य अपने हिसाब से चला रहा है, और कोई भी इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे कंफ्यूजन बढ़ती है ना। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी दिख रही है। देखिए, मिनी लॉकडाउन है, आपने कहा कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। हमने बड़े राज्य जो हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं, जहां पर हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा उत्पादन वहां होता है, वहां दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, 2 months into MSME क्रेडिट स्कीम 43% ऑफ द 3 लाख करोड़ सैंक्शन। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, अहम खबर है। मध्य मई में 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था छोटे मझोले जो कारोबारी हैं उनके लिए। अब उसमें खबर यह आ रही है कि 2 महीने के भीतर 1,30,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। मतलब ये लगभग 43% के करीब आ रहा है। ये तो जो सैंक्शन किए गए हैं, और सैंक्शन करने से कुछ नहीं होता। हम लगातार ये सवाल उठाते हैं। डिसबर्सल भी अगर आप देखिएगा, डिसबर्सल भी अब लगभग 27% आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। मिनी लॉकडाउन सप्लाई चेन को डिसरप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है एमएसएमईज के पास अपने कारोबार फिर से चलाने के लिए। संदीप, इसको ठीक है, आप कह सकते हैं पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर आप डिसबर्सल और सैंक्शन रेट में जो डिफरेंस है वो भी तकरीबन आधे के आसपास है। मतलब डिसबर्सल आप बता रहे हैं शायद 45%, सैंक्शन जो है वो 43% के आसपास है, और डिसबर्सल हुआ है केवल 27%। हाँ। तो जो सैंक्शन और एक्चुअल डिसबर्सल, उसमें जो गैप है वो काफी ज्यादा है। और संदीप, ये तो आंकड़े हैं, आपने लोन जो है आपको क्रेडिट मिल गया, लेकिन उसके बाद आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने जो है आपकी जो यूनिट है वो शुरू हुई कि नहीं हुई। क्योंकि साथ साथ ये जो हम देख रहे हैं ना, कोविड का स्पर्ट आ रहा है, मिनी लॉकडाउन है, तो संदीप इनका कहीं पे एक साथ जुड़ा हुआ डेटा हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, उनको क्रेडिट मिल गया, वो ठीक है, उनको फौरी राहत मिल गई, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या वो काम शुरू हुआ, कितने हद तक शुरू हुआ, या उसको उनके पास कितना लंबा ऑर्डर है, उनके पास जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो सब आ रही है कि नहीं आ रही। तो मुझे लगता है संदीप, ठीक है, सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है, और एमएसएमई तो हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही अभिन्न अंग है। एमएसएमई तो दर्शकों को बता दें, 100 में से 99 कारोबार आज की तारीख में एमएसएमई की परिभाषा में आ गए। 100 कारोबार हैं, 100 फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो 99 एमएसएमई। हाँ, वो भी ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है संदीप। हाँ। बट मुझे लगता है ये जो क्रेडिट स्कीम है, ये तो इसके लिए तो ऑलरेडी पहले वो अनाउंस हो गई थी। तो 100 करोड़ तक के जो लोन है उन्हीं पर ये लागू हो रही है। इनका एक सर्टेन भाग जो भारत सरकार गारंटी कर रही है 20% तक, उन्हीं पे जो है लोन दे रहे हैं बैंक। और ये भी मैंने अभी सुना जा रहा है कि इस लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा, शायद 150 करोड़ तक अब इसको कर देंगे। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि या तो अब उतने एमएसएमई आगे नहीं आ रहे होंगे, या तो हो सकता है स्कीम का दायरा बढ़ा के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाभान्वित करना चाहते हो या उनको लाना चाहते हो। लेकिन इसके साथ ही एक जुड़ी हुई न्यूज, साथ ही आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, तो उसको भी अगर आप गौर करें तो वो भी कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है उसमें एमएसएमई ही प्रमुख। ये खबर मैं पढ़ देता हूं, फिर आप समझाइएगा सिद्धार्थ। टाइम्स के बिजनेस पेज पर है ये खबर, कोविड हिट टूरिज्म एमएसएमई एविएशन वर्स्ट। ये आरबीआई का सर्वे है, और यहां पर आपको बता दें, लोगों से पूछा गया था, उनकी राय ली गई थी कि भैया 6 महीने में रिकवरी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। 90% टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी वाले कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। एविएशन 85%, एमएसएमई 60%, ऑटोमोबाइल्स 50%, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट 50%।
संदीप, कहने वाली बात नहीं है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर तो मुझे लगता है लंबे समय तक अब इनका रिवाइवल बहुत मुश्किल लगता है। प्लस इन पे कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि इनके लिए इनका इम्पैक्ट इन पर और सीवियर इसलिए होगा क्योंकि इनके लिए कुछ भी किया नहीं गया अभी तक। तीसरा आता है एविएशन। एविएशन की भी हम लोग बात कई बार कर चुके हैं। वहां पे बहुत मतलब बड़ी तादाद में जो है ले ऑफ हो रहा है। ऑलरेडी इंडिगो ने अभी अनाउंस किया, एयर इंडिया ने अनाउंस किया, और ये केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी एयरलाइंस हैं वो सब स्ट्रेस में है। तो तीन हो गया। कंस्ट्रक्शन पहले से ही बुरी हालत में था। मतलब प्री कोविड पीरियड में भी हम लोग देख रहे थे, पिछले 3-4 साल से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। सरकार कुछ उसके लिए सितंबर में हिंदुस्तान में लो इनकम और मिडिल इनकम में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट थे उनके लिए कुछ एक लिक्विडिटी या क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी। और यहाँ पे हमें एक बात और जरूर जो गौर करने वाली बात है कि जो भी कोई स्टेप्स अनाउंस होते हैं उनको कारगर होने में, आप देखिए सितंबर में कोई स्कीम अनाउंस हुई थी पिछले साल, मुझे याद आता है तकरीबन अक्टूबर या सितंबर था, जब ये हाउसिंग सेक्टर के लिए हम कोई स्ट्रेस हाउसिंग सेक्टर के लिए लो इनकम और मिडिल इनकम में एक स्कीम लाए थे। वो अब उसमें क्रेडिट डिसबर्सल या जो है शुरुआत हो रही है उसकी। पिछले एक दिनों उसका आंकड़ा आया था। तो 60,000 ऐसे घर जो अपनी आखिरी स्टेजेस में रुके हुए थे उनका जो है दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के मतलब आरबीआई के जो ये रिपोर्ट है उससे ये साफ संकेत है कि अभी भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उस पर कोविड-19 का बड़ा इम्पैक्ट होगा और रिवाइवल के संकेत बिल्कुल नहीं है। और ये उन्होंने रिस्पोंडेंट जो लोग इन बिजनेसेस में हैं उनसे बात करके ये रिपोर्ट तैयार की। अब एक और बड़ी खबर, चाइना से जो तकरार है वो जारी है। चाइना की घेराबंदी हो रही है, भारत की तरफ से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, आफ्टर बैन ऑन 59 चाइनीज एप्स 275 मोर ऑन रडार। 275 ऐप्स और उन पर अब प्रतिबंध लगने वाला है। और इसमें पबजी, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टेंसेंट बैक्ड है ये ऐप, और शाओमी की जिली और अली एक्सप्रेस अलीबाबा ग्रुप वाला, ये ऐप्स भी अब सरकार के रडार पर आ गए हैं। इसके थोड़े मायने समझाइए। देखिए, चाइनीज एप्लीकेशंस पे जो सबसे वो हम बैन क्यों करना चाह रहे हैं, इसको इमीडिएट रीजन तो हमको पता ही है कि लद्दाख में हमारे साथ जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है उसके बाद ये सब कार्रवाई हमने शुरू की। तो इन एप्लीकेशंस पे जो सबसे बड़ा आरोप है कि ये डेटा चोरी करते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इन डेटा को अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे कहीं पे डाउनलोड कर लिया इन गेम्स को, तो जो आपका निजी डेटा है आपके जो भी फोन पे या लैपटॉप पे, तो ऐसा माना जाता है कि ये अपने आप खुद ब खुद इनके पास चला जाता है, इन एप्लीकेशंस के जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनके दूसरा ये माना जाता है कि ये जो है देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी पे भी इनसे खतरा है, क्योंकि इस तरह का डेटा इनके पास जा रहा है तो वो उससे भी एक खतरा पैदा होता है। तो शायद इसी वजह से हमने 59 एप्लीकेशंस ऑलरेडी बैन किए हैं। और हमारे बैन का असर ये है कि अब अमेरिका में भी चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने पर एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है। तो ऐसे ही 275 और एप्लीकेशन। साथ ही संदीप, गौर करने वाली बात है कि जो हुआवे, जो 5G के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसने जो है हिंदुस्तान से, उसको अब लगता है कि यहाँ पे उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान के टेलीकॉम क्षेत्र से। तो उन्होंने जो अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, हाँ, ये हेडलाइन बनाई है इकोनॉमिक टाइम्स आधी कर दी है। हाँ, हुआवे स्लैशेस इंडिया रेवेन्यू टारगेट बाय 50%। के लिए हिंदुस्तान में अब राह आसान नहीं होने वाली। हाँ, हुआवे स्लैशेस इंडिया रेवेन्यू टारगेट बाय 50%, कंपनी लेइंग ऑफ 60 to 70% स्टाफ, और इसमें भारतीय लोग काम कर रहे थे। हाँ, तो ये एक चिंताजनक बात भी है कि हम बैन तो लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब, लेकिन चाइनीज कंपनीज को जो आप टेंडर अगर हिंदुस्तान में लेना चाहती है उनको रजिस्टर करना होगा। और अगर हमें हमें लगता है कि ये हमारी सिक्योरिटी या संप्रभुता या जो है सॉवरेनिटी पे इससे असर पड़ता है या खतरा पैदा होता है, तो हम उनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे। लेकिन ऐसा करते समय हमारे को एक बात गौर करना होगा कि एक तो हमें इन चीजों, इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई पे इम्पैक्ट आ सकता है, साथ ही एक बहुत बड़ा हिंदुस्तानी
जो लोग हैं वो इन कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें काम कर रहे हैं, तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और इस समय तो सबसे बड़ा जो प्रश्न लगा हुआ है वो है बेरोजगारी, इसीलिए सरकार तरह तरह की रोजगार नहीं, सरकार से संकेत ये भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीन से तकरार में हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है, ऑल टेंडर्स विद चाइना फर्म्स पार्टिसिपेशन विल नॉट बी हिट। मतलब ये सरकार के सूत्र बता रहे हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे सिद्धार्थ, कि अगर कोई करार हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया चीनी कंपनी को और वो आधारभूत ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर अभी आंच नहीं आएगी। ये नहीं कि आप चीनी हो तो बाहर निकलो। अब सरकार की तरफ से ये भी संकेत आ रही है। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें तो बिल्कुल उन्होंने क्लियरली बोला है कि केस टू केस बेसिस होगा। अगर हमें किसी कंपनी पे किसी प्रोजेक्ट, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो जो बहुत ज्यादा मतलब इस देश की सॉवरेनिटी से जुड़ा हो या सिक्योरिटी से जुड़ा हो, तो हो सकता है उन प्रोजेक्ट्स में हम चाइनीज कंपनीज को अलाउ ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जो है कंप्लीट बैन अनाउंस कर रहे हैं चाइनीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब हम उनको मॉनिटर करेंगे। चाइनीज कंपनी जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करेंगी या अपना हमारे यहाँ किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी, तो हम उनको जरूर मॉनिटर करेंगे। और इससे एक जुड़ा हुआ थोड़ा डिफरेंट उदाहरण भी दूं कि हम चाइनीज पे कंप्लीट बैन नहीं लगा रहे हैं संदीप। तो आज ही कल ही जो है हमने जो चाइनीज टेबल टेनिस के कोच हैं हमारी नेशनल टीम के, उनका करार जो है हमने बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम चाइना के साथ अपने रिश्ते एकदम खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम सचेत हो गए हैं और अब हम अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको भी देख रहे हैं। जो फ्री इंपोर्ट्स एकदम खुले तौर पे चाइना से चले आ रहे थे, उन पे भी हम नजर रख रहे हैं। तो अब हम स्टेप्स उठा रहे हैं कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भरता बढ़े, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और जो चाइना पे एकदम अंधा जो हमारा जो डिपेंडेंस थी वो शायद जरूर हम कम करना चाहते हैं। एक आखिरी खबर, और ये बड़ी अहम खबर है, ये थोड़ा समझाइएगा दर्शकों को। इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है, फिर पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट अंदर के पन्नों में है। आरबीआई साइलेंट ऑन बैंकिंग फ्रॉड्स। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये, और इसमें जो बैंक में घोटाले होते हैं उस पर चुप्पी साध ली है आरबीआई ने। और घोटाले किस कदर होते हैं, 2250 से 3606 घोटालों की खबर है। और इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व है, 17,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ के बीच। क्रेडिट कार्ड्स जो रिलेटेड फ्रॉड्स हैं या क्रेडिट रिलेटेड फ्रॉड्स जो हैं वो 45 से 55% हैं। लेकिन आरबीआई खामोश है, मौन है, क्यों? बहुत अहम एस्पेक्ट जो है इस रिपोर्ट में उठाया गया है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट का जो तरीका है, जो डिजिटल जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और हो के रहा है कि शायद हिंदुस्तान में अभी भी लोग उस हिसाब से उसके लिए उतने प्रिपेयर्ड नहीं है। कहीं कहीं पे लोगों की एजुकेशन लेवल या जिस तरह से आपको उसको जो है इसके लिए एक नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, उस पर जो है हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और इसी वजह से ये क्रेडिट कार्ड वगैरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि एक तो इनका निवारण जल्दी हो, क्योंकि अगर आपके साथ एक क्रेडिट कार्ड या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, इन पे जो कार्रवाई है वो तुरंत नहीं हो रही। आप जाइए पुलिस में FIR रिपोर्ट करा दीजिए कुछ, लेकिन जल्दी कुछ एक्शन होता नहीं है। ना तो बैंक आप बैंक भी घुमाते रहते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा जल्दी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ऐसे समय पर जब कोविड-19 आया है तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने बात कही बैंक फ्रॉड की, तो जो बैंक के फ्रॉड हैं, जो लोग जो है लोन ले लेते हैं, लोन देते नहीं है, एक आदमी 10 बैंकों से लोन ले लेता है, इस तरह के कई केसेस हैं और अभी भी इन पे रोक नहीं लग रही। अभी पीछे हमने देखे बड़े घोटाले सामने आए, पिछले साल भी बड़े पैमाने पे, मेरे को लगता है 2 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले थे पिछले साल भी बैंक में। तो इन पे आरबीआई को जो है अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा, सिस्टम को और टाइट करना होगा, रेगुलेशन को जो है बहुत तेजी से, जब तक देश को बताओगे नहीं घोटाले कितने के हुए हैं सिद्धार्थ, इजाद कर लेते हैं, तब तक निवारण कैसे होगा, हल कैसे होगा? जो है
फ्रॉडस्टर्स से आगे चलना पड़ेगा। और ये एक अहम मुद्दा है और इस पे आरबीआई को जो है मुझे लगता है सख्त स्टेप उठाने चाहिए, उठाते भी हैं वो कदम, लेकिन इस पे उनको और संजीदगी से अपने पक्ष को रखना चाहिए और लोगों को जो है एजुकेट करना चाहिए इस बारे में और इंश्योर करना चाहिए कि वो इतने कड़े स्टेप्स लें कि इन ऐसी चीजों पे रोक लगे। तो जब तक बताएंगे नहीं, जब तक छापेंगे नहीं, देश को पता नहीं होगा कि घोटाले कितने के हुए, तो हल कैसे निकलेगा, ये भी अहम सवाल है। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।